for the treatment of
लिस्टेरिया इन्फेक्शन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नाउ नोट क्या है फॉर ओरल थेरेपी इंक्लूडिंग ओरल स्टेप डाउन थेरेपी आफ्टर oral step down therapy after IV ampicillin. Oral amoxicillin is usually preferred over oral ampicillin due to improved bioavailability and absorption. For each of outpatient IV ampicillin administration, the total daily dose may be administered as a 24-hour continuous infusion. For each of outpatient IV ampicillin administration, the total daily dose मतलब दिन भर का जो डोज है may be administered as a 24-hour continuous infusion। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमें ओरली थेरापी देना है वो इंक्लूड करता है ओरल स्टेप डाउन थेरापी। मतलब ओरल के क्षेत्र में हम स्टेप बाय स्टेप थेरापी जाएंगे। कैसे ना, आफ्टर आईवी एम्पिसिलिन, जब हम किसी को आईवी एम्पिसिलिन देंगे उसके बाद ओरल एम्पिसिलिन देने से पेशेंट ज्यादा अच्छे से रिकवरी करता है। दूसरा, एम्पिसिलिन amoxicillin is usually preferred than ampicillin. Ampicillin से amoxicillin बेटर काम करता है क्योंकि इसका बायो अवेलेबिलिटी इम्प्रूव है और इसका अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव भी है। इस कारण से ampicillin से सर्वश्रेष्ठ क्या है, amoxicillin। इतना हमें पता हो गया। नाउ अडल्ट डोज को हम अब देखेंगे। Susceptible bacterial infection के केस में क्या क्या देंगे? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम ओरल लेंगे तो हमारे लिए डोज बन जाएगा अडल्ट डोज 250 mg से लेकर के 500 mg हम देंगे एवरी कितने घंटे, 6 घंटे। ठीक है, अगर हम IM/IV की बात करेंगे तो फिर 1 से लेकर के 2 ग्राम देंगे एवरी कितने 4 to 6 आवर। ठीक है जी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 50 से लेकर के 250 mg देंगे, केजी देंगे, पर डे देंगे इन डिवाइडेड डोजेस एवरी 4 to 6 आवर। नाउ इसका मैक्सिमम डोज कितना है? इसका मैक्सिमम डोज आपको देना होगा कितना, 12 ग्राम पर डे देना पड़ेगा। और ये खत्म हो गया। नाउ एंडोकार्डिटिस प्रोफाइलेक्सिस ऑफ लेवल यूज, ये हम नहीं देखते हैं। ये प्रॉब्लम इन पेशेंट विद जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो एंडोकार्डिटिस में जनरली क्या होता है,
इसमें मेन को कम ये कर दूंगा, मेन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो पहली बात है एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंपल cystitis due to Enterococcus ENTERO Enterococcus species। रूट ऑफ ड्रग एडमिशन ओरल तो 500 mg दिया जाएगा, एवरी 6 आवर दिया जाएगा, ठीक है, फॉर 5 to 7 days। और दूसरी बात है acute pyelonephritis और other complicated urinary tract infection due to Enterococcus species, ये ऑफ लेवल यूज है, ऑफ लेवल। ऑन अप्रूव्ड यूज ऑफ अप्रूव्ड ड्रग इज नोन एज ऑफ लेवल यूज, करेक्ट। तो एक्यूट कैसे, तो ये आईवी में चला जाएगा, 1 से लेकर के 2 ग्राम आपको देना पड़ेगा एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है। Ampicillin may be given with an aminoglycoside for critical illness। अगर ज़्यादा खराब हुआ है तो इस क्षेत्र में हम एक अमाइनोग्लाइकोसाइड दे सकते हैं। Ampicillin may be given, ampicillin may be given with an aminoglycoside, एम्पिसिलिन क्या होगा, अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ देना पड़ेगा फॉर क्रिटिकल इलनेस, फॉर क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। स्विच टू वन अप्रोप्रिएट ओरल रेजिमेन once the patient has improved in symptom। switch to an appropriate oral regimen once the patient has improved in the symptom। duration of therapy depend on antimicrobial chosen to complete the regimen and ranges from 5 to 14 days। ड्यूरेशन ऑफ थेरापी डिपेंड ऑन द एंटीमाइक्रोबियल, कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट चूज करते हो उसके हिसाब से आपका थेरापी का ड्यूरेशन निर्धारित होता है। चूजन टू कंप्लीट द रेजिमेन एंड रेंजेस फ्रॉम 5 to 14 डेज। जनरली ये सिंगल दो या चाहे कॉम्बिनेशन में दो, जनरली आपका 5 से लेकर के 14 डेज तक ये एंटीबायोटिक चलेगा। किस केस में, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के केस में, या फिर जितने भी अदर कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो रहा है जिसका कारण एंटेरोकोकस स्पीशीज है, एंड ये ऑफ लेवल के अंतर्गत आता है। दूसरा एक्यूट कोलैंजिटिस, एक्यूट कोलैंजिटिस
इस केस में आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IV रहेगा, 2 ग्राम देना पड़ेगा, एवरी 4 आवर आपको देना पड़ेगा, इन कॉम्बिनेशन विथ जेंटामाइसिन। तो ये हो गया हमारा कुछ डोज, बाकी डोज हम बाद में देखेंगे। थोड़ा पेडियाट्रिक डोज कवर कर लेते हैं। पेडियाट्रिक डोज में बाप रे बहुत सारे हैं। हाँ, तो पेडियाट्रिक डोज में इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। पेडियाट्रिक डोज में हमें अगर चिल्ड्रन की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की केस में, कि टाइफाइड फीवर में पेडियाट्रिक ये में कौन सा दिया जाता है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ओरल हो सकता है या फिर हमारा IV हो सकता है। कितना देना पड़ेगा? 100 mg देना पड़ेगा पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस में आपको देना पड़ेगा 100 mg पर kg, मतलब 1 kg के हिसाब से 100 mg देना पड़ेगा पर डे में, एंड वो भी डिवाइडेड डोजेस एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे में देना पड़ेगा, हर 1 to 2 weeks। कितने दिन के लिए? हर 1 to 2 weeks, मतलब लगभग आपका 14 days, 7 से लेकर के 14 दिन तक देना पड़ेगा टाइफाइड फीवर। नाउ पेरिटोनिटिस के क्षेत्र में क्या डोज होगा? पेरिटोनिटिस, इस केस में आपका कौन कौन आएगा? इन्फेंट आएगा, आपका चिल्ड्रन भी आएगा एंड एडोलसेंट आएगा। मतलब नियोनेट्स कितना होता है? 0 से लेकर के 28 डेज, उसके बाद इन्फेंट शुरू हो जाता है, मतलब 1 month से लेकर के 1 year तक। चिल्ड्रन आपका 5 से लेकर के 10 साल, 10-12 साल। एडोलसेंट आपका हो जाएगा मतलब 12-14 साल से लेकर के 18-19 साल तक, ठीक है। मतलब कुल मिला करके देखें 1 month से लेकर के लगभग 18-19 ईयर तक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा इंट्रा पेरिटोनियल रूट में इसे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 125 mg दिया जाएगा पर लीटर ऑफ डायलिजेट फॉर 2 week, ऑफ डायलिजेट फॉर 2 week। खत्म। उसके बाद आपका हो जाएगा इंट्राब्डोमिनल पेरिटोनिटिस हो गया। भगवान, और एक नॉर्मल डोज हम जान लेते हैं पेडियाट्रिक का। ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ससेप्टेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के क्षेत्र में क्या देना पड़ेगा? अगर नियोनेट्स है, नियोनेट्स मतलब 0 से लेकर के 30 डेज, तो नियोनेट्स जिसका एज अभी कितना है? लेस देन आपका 7 days है, एंड आपका वेट कितना है? लेस देन आपका 2 kg है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज और IMIV किसी भी रूट में दे सकते हो। डोज हो जाएगा 50 से लेकर के 100 mg पर kg पर डे, डिवाइडेड एवरी 12 आवर, डिवाइडेड एवरी 12 आवर। नियोनेट्स
हर 12 घंटे में जो भी डोज एक दिन में आएगा उसे 2 बार डिवाइड करोगे। पचास अगर होगा तो 2 kg के हिसाब से 100 होगा, तो उससे डिवाइड करोगे तो 50 mg दिया जाएगा। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपका नियोनेट्स जिनका उम्र हो चुका है, ये लेस देन 7 डेज, बट अभी लेस देन 7 डेज रहेगा, लेकिन आपका वेट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 kg, तो उस केस में डोज हो जाएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IMIV, एंड 75 से लेकर के 150 mg आपको देना पड़ेगा पर kg पर डे, डिवाइडेड एवरी 8 आवर, डिवाइडेड एवरी 8 आवर। हम इसे 2 बार भी दे सकते हैं, हम इसे 1 बार भी दे सकते हैं, हम इसे 3 बार भी दे सकते हैं। नियोनेट एज जिसका हो गया है 7 डेज से ग्रेटर देन, वेजिंग कम हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा भी बन सकता है, मान लीजिए जो नियोनेट होगा उसका एज आपका 7 दिन से वो बड़ा तो होगा, लेकिन उसका जो वेट होगा वो लेस देन 1.2 kg होगा, तो उस केस में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IMI भी रहेगा, एंड उसके लिए 50 से लेकर के 100 mg kg डे डिवाइडेड एवरी 12 आवर, मतलब दिन में 2 बार। और एक न्यूनेट्स होगा जिसका एज होगा वही ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, ओके, ग्रेटर देन 7 वेजिंग, ठीक है। और एक न्यूनेट्स होगा जिसका एज होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 डेज, बट आपका वेट आएगा 1.2 से लेकर के 2 kg तक, तो वेट यहाँ बढ़ गया तो इसके लिए डोज भी बढ़ जाएगा। 75 से लेकर के 150 mg पर kg पर डे डिवाइडेड एवरी 8 आवर, मतलब दिन में 3 बार दे सकते हो, 1 बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। और क्या क्या है हमें जानने के लिए? 7 डेज हो गया। अब एक आ जाता है, मान लीजिए न्यूनेट्स कोई होगा जिसका एज होगा 7 दिन से ज्यादा, एंड वेट उसका होगा ग्रेटर देन 2 kg। अगर वो 2 kg से ज्यादा निकल जाएगा तो उस केस में IMI भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, एंड 100 से लेकर के 200 mg आपको देना पड़ेगा, kg देना पड़ेगा, पर डे देना पड़ेगा, डिवाइडेड एवरी 6 आवर, डिवाइडेड एवरी 6 आवर मतलब 6 से ले 4 ही थर आपको देना पड़ेगा। 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं। नाउ उसके बाद इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट, उसके लिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IMI भी रहेगा,
माइल्ड टू मॉडरेट जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, माइल्ड से लेकर के मॉडरेट तक जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए हमको देना पड़ेगा 50 से लेकर के 200 mg पर kg पर डे, डिवाइडेड एवरी 6 आवर। डिवाइडेड एवरी 6 आवर मतलब दिन में 4 बार दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम डोज हम कितना दे सकते हैं? 8 ग्राम पर डे। 8 ग्राम पर डे। ये सब के लिए, इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंट के लिए एक ही कैटेगरी है ना। सीवियर अगर इन्फेक्शन आ गया, सीवियर, SEVERE, सीवियर इन्फेक्शन, तो सीवियर इन्फेक्शन में आपका क्या क्या आ जाएगा? मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन के जो लेयर है, एंडोकार्डिटिस मतलब हार्ट के जो भाल एंडोकार्डिटिस, वहां पर अगर इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पेडियाट्रिक डोज हो जाएगा 300 से लेकर के 400, मतलब इसमें 100 कवर होगा। 1 मंथ से लेकर के 18-19 ईयर तक रहेगा, तो 300 से लेकर के 400 रहेगा, mg रहेगा, kg रहेगा, डे रहेगा, डिवाइडेड एवरी 4 to 6 आवर। 4 ही हेले 4 6 24 माने तमे देई परिबो एवरी 4 घंटा हेले तमे दिन रे 2 3 4 5 6 थर देई परिबो, नहले तमे देई परिबो 4 थर। 6 24, 4 into 6 भी 24, तो दिन रे 4 थर रु 6 थर तमे देई परिबो। मैक्सिमम डोज केते? सीवियर इन्फेक्शन में 12 ग्राम पर डे, एक दिन में 12 ग्राम हम दे सकते हैं। नाउ ओरल रूट की अगर हम बात करेंगे कि ओरल रूट में हम क्या दे सकते हैं। ओरल रूट में आपका अगर माइल्ड से लेकर के मॉडरेट अगर इन्फेक्शन होगा तो 50 से लेकर के 100 mg दे सकते हैं, kg दे सकते हैं, डे दे सकते हैं, डिवाइडेड एवरी 6 आवर मतलब दिन में 4 बार हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज हम कितना देंगे पेडियाट्रिक केस में? माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन अगर होगा तो मैक्सिमम डोज हमारे लिए बन जाएगा 200,000 mg पर डे। एक दिन में हम 2 ग्राम जितना मेडिकामेंट दे सकते हैं। 50 से लेकर के बॉडी वेट के हिसाब से ये दिया जाएगा। मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकी, आईवी। बाकी दिगो पछरे ये करी तापरे आओ किसी जनरल डोज एडजस्टमेंट इसे बाद में पढ़ूंगा, इसे अलग से पढ़ूंगा मैं। प्रेगनेंसी लैक्टेशन, हाँ प्रेगनेंसी लैक्टेशन यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में ये कैटेगरी बी मतलब सेफ है, ठीक है। सो आज ए क्लास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आर वाइडली यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, तो सेफ है। अनट्रीटेड एसिम्प्टोमेटिक GVS disease can result in maternal urinary tract infection, intra-amniotic infection, endometritis, preterm labor, and stillbirth. Vertical transmission from the mother can cause sepsis, pneumonia, meningitis in the newborn. IV ampicillin is recommended as an alternative antibiotic for intrapartum prophylaxis to prevent neonatal GVS early onset disease. Okay, ampicillin may be preferred
एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है। नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैटरनल लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस infection vary from asymptomatic disease requiring no therapy to a febrile illness with or without additional symptom resulting in severe pregnancy outcome, including fetal loss, preterm labor, neonatal sepsis, meningitis, and maternal death. Maternal treatment with IV ampicillin is recommended when fever is present, exposure is suspected, and no other cause of illness is known. Excreted in breast milk, use with caution. हाँ, ये बहुत important है. Excreted in breast milk. So ampicillin देने से breast milk में ये आ सकता है, तो यूज विथ कशन। तो हमें सावधानी होना चाहिए। एम्पिसिलिन इज कंसिडर्ड कंपैटिबल विथ ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन यूज्ड इन यूजुअल रिकमेंडेड डोज, दैट इज इक्वल टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2002 के अनुसार अगर हम यूजुअल रिकमेंडेड डोज जो होता है, अगर हम इसी के हिसाब से एम्पिसिलिन देंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। नाउ मोड ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन, एम्पिसिलिन क्या करेगा? बाइंड करेगा किसके साथ? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद होगा क्या? व्हिच इन टर्न, इसके फलस्वरूप क्या होगा? इनिबिट हो जाएगा। क्या इनिबिट होगा? फाइनल ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप, पेप्टिडेशन स्टेप, जो फाइनल ट्रांसपेप्टिडेशन स्टेप है वो इनिबिट हो जाएगा ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस में जो ट्रांसपेप्टिडेशन का फाइनल स्टेप होता है वो इनिबिट हो जाएगा। एंड वो किसके लिए जरूरी है? बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया अपने सेल वॉल को बनाने के लिए ये काम करता है। दिस अरेस्ट इन बैक्टीरियल सेल वॉल असेंबली इवेंचुअली लीड्स टू बैक्टीरियल लाइसिस via bacterial cell wall autolytic enzyme activity. This arrest in bacterial, ये क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल असेंबली, इनका जो भी जमा बड़ा होगा इनको ये क्या करेगा? इवेंचुअली लीड्स टू बैक्टीरियल सेल वॉल लाइसिस, सेल वॉल टूट जाएगा, सेल वॉल रप्चर हो जाएगा। भाया किस तरह से? ना बैक्टीरियल सेल वॉल ऑटोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी, ऑटोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी मतलब ये ऑटोमेटिक एंजाइम एक्टिविटी के माध्यम से ये चीजें खत्म हो जाएगा ना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड केस अगर हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन डिजीज होगा,
पेनिसिलिन इंड्यूस के कारण ग्लोसाल्जिया होगा, सीजर होगा एंड सोर माउथ होगा। ठीक है। डर्माटोलॉजिक की अगर हम बात करेंगे कि डर्माटोलॉजिक मतलब स्किन में क्या प्रॉब्लम होगा, एरिथमा मल्टीफार्म होगा। और क्या होगा, एक्सफोलिएटिव डर्माटिटिस होगा, डर्माटिटिस होगा। और क्या होगा, स्किन रैश होगा और टिकारिया होगा, स्किन रैश होगा और टिकारिया होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल विभाग में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, आपके डायरिया भी हो सकता है, पतला झाड़ा, पानी झाड़ा, एंटेरोकोलाइटिस, ग्लोसिटिस सड़ा की भयंकर वार्ड में, मेलानोग्लोसिया बाप रे की वार्ड है। नसिया होगा, ओरल कैंडिडियासिस होगा, ओरल कैंडिडियासिस होगा। और क्या होगा, स्यूडो मेम्ब्रानस कोलाइटिस होगा, स्यूडो मेम्ब्रानस कोलाइटिस होगा। स्टोमाटिटिस होगा, स्टोमाटिटिस इन्फ्लामेशन, वोमिटिंग बांती लागिवो, बांती पूरा होगा। हेमाटोलॉजिक माने ब्लड रिलेटेड क्या होगा, हेमाटोलॉजिक रे कौन हो, एग्रानुलोसाइटोसिस हो, एग्रानुलोसाइटोसिस आपका होगा। उसके बाद एनीमिया मतलब लो आरबीसी काउंट हो जाएगा। और क्या होगा, यूसिनोफिलिया होगा, यूसिनोफिलिया होगा। हेमोलाइटिक एनीमिया होगा मतलब ब्रेकडाउन होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, इम्यून क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। और क्या होगा, ल्यूकोपेनिया भी होगा, अभी क्या है, ल्यूकोपेनिया। ठीक है। हेपाटिक अगर हम बात करेंगे मतलब लीवर की अगर हम बात करेंगे तो होगा इंक्रीज्ड सेरम एसिड लेवल, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपका क्या हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपका हो जाएगा एनाफाइलेक्सिस। इम्यूनोलॉजिक में सेरम सिकनेस लाइक रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिक में सेरम सिकनेस लाइक रिएक्शन होगा। रेनल में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बहुत रेयर होता है, रेनल में होगा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो कि बहुत ही रेयर होता है।
रेस्पिरेटरी में स्ट्रेडर, रेस्पिरेटरी में स्ट्रेडर, अदर्स में आपका फीवर भी हो सकता है। एंड अगर हम देखेंगे लेस देन 1% पोस्ट मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे तो या फिर केस रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो डिसग्यूसिया होगा। इंटरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, इंटरेक्शन ड्रग इंटरेक्शन के साथ अगर हम बात करेंगे तो पहले कंसिडर करेंगे हम allopurinol। So allopurinol may increase the risk of hypersensitivity to ampicillin, monitor the therapy। allopurinol क्या करेगा, may increase the risk of hypersensitivity to ampicillin। मतलब allopurinol अगर लेंगे, allopurinol में इंक्रीज, ये बढ़ा देगा, में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। allopurinol क्या करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को बढ़ा देगा टू एम्पिसिलिन, जब इसे एम्पिसिलिन के साथ लिया जाएगा, रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू एम्पिसिलिन। सो allopurinol एम्पिसिलिन अगर लेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मॉनिटर थेरापी। अगर एम्पिसिलिन चल रहा है एंड allopurinol चल रहा है तो हम थेरापी को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। दूसरा होता है BCG वैक्सीन। Now BCG vaccine ampicillin may diminish the therapeutic effect of a BCG vaccine. Avoid concomitant use। ampicillin may diminish क्या डिमिनिश करेगा, the therapeutic effect of a BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का थेरापेटिक इफेक्ट कौन डिमिनिश करेगा, एम्पिसिलिन डिमिनिश करेगा। मैं डिमिनिश द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ अ BCG वैक्सीन। अवॉइड कॉन्कोमिटेंट यूज, अवॉइड कॉन्कोमिटेंट यूज। ये दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते हो। क्लोरामफेनिकल के साथ ये क्या एक्शन देगा, CHLO, क्लोरामफेनिकल। नाउ क्लोरामफेनिकल के साथ क्या करेगा, क्लोरामफेनिकल में डिमिनिश द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई द थेरापी। क्लोरामफेनिकल CHLORAM, क्लोरामफेनिकल में डिमिनिश मतलब ये कम कर देगा। क्लोरामफेनिकल में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्लोरामफेनिकल क्या करेगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट को कम कर देगा, किसका, एम्पिसिलिन का। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट कम कर देगा। उससे क्या होगा कि आपको थेरापी को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई द थेरापी। मतलब क्लोरामफेनिकल के साथ एम्पिसिलिन आप नहीं ले सकते हो। कोलेरा वैक्सीन, कोलेरा 4 नंबर रे आसीबो कोलेरा वैक्सीन। ना कोलेरा वैक्सीन का कहानी क्या है, एम्पिसिलिन में डिमिनिश the therapeutic effect of a BCG vaccine, avoid concomitant use।
ठीक है। तो एम्पिसिलिन में डिमिनिश द therapeutic effect of a BCG वैक्सीन का थेराप्यूटिक इफेक्ट एम्पिसिलिन बर्बाद कर देता है। अवॉइड कंकोमिटेंट यूज, एक साथ आप नहीं ले सकते। नाउ कमिंग टू द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन का नंबर क्या है? 5 नंबर बोधे, हाँ 5 नंबर। एम्पिसिलिन में डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। एम्पिसिलिन में डिमिनिश, एम्पिसिलिन क्या करेगा? डिमिनिश कर देगा द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का इफेक्ट एम्पिसिलिन क्या करेगा? डिमिनिश कर देगा। मॉडिफाई थेरापी को चेंज करो, मतलब एक साथ हम नहीं दे सकते हैं। मैक्रोलाइड का केस क्या है? मैक्रोलाइड में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई द थेरापी, नहीं ले सकते हो। मैक्रोलाइड में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन, मॉडिफाई थेरापी नहीं दोगे। मैक्रोलाइड का केस हमारे लिए खत्म हो चुका है। 7 नंबर रेसिवो मेथोट्रेक्सेट। नाउ मेथोट्रेक्सेट क्या है? एम्पिसिलिन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, मॉनिटर द थेरापी। हाँ, एम्पिसिलिन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन। एम्पिसिलिन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट। एम्पिसिलिन क्या करेगा? मेथोट्रेक्सेट का सेरम कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मॉनिटर थेरापी। हम थेरापी को ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। प्रोबेनसीड क्या करेगा? प्रोबेनसीड क्या करेगा? देखो, प्रोबेनसीड में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन, मॉनिटर द थेरापी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेनसीड में इंक्रीज, ये बढ़ा देगा, में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन। प्रोबेनसीड क्या करेगा? बढ़ा देगा सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का सेरम कंसेंट्रेशन बढ़ा देगा। उससे क्या होगा? मॉनिटर द थेरापी, थेरापी को ढूंढते रहो। हाँ, सोडियम पिकोसल्फेट, ओके। तंटी बसी गलानी भी। सोडियम पिकोसल्फेट। ना सोडियम पिकोसल्फेट क्या करेगा? एम्पिसिलिन में डिमिनिश, एम्पिसिलिन क्या करेगा?
में डिमनिश एम्पिसिलिन डिमनिश करेगा, कम कर देगा। सोडियम पिकोसल्फेट की बात हो रहा है। एम्पिसिलिन में डिमनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट एम्पिसिलिन क्या करेगा, कम कर देगा। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ सोडियम पिकोसल्फेट मॉडिफाई थेरापी। अगर ये डिमिनिश कर देगा सोडियम पिकोसल्फेट की थेरापी, एम्पिसिलिन क्या करेगा, डिमिनिश कर देगा, कम कर देगा। किसका, थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट को एम्पिसिलिन उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट को कम कर देगा। तो हम कम नहीं होना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हम थेरापी को चेंज कर देंगे। उसके बाद 10 नंबर रेसिबो सोडियम पिकोसल्फेट चला गया। अब 10 नंबर रेसिबे सल्फोनामाइड। कौन करिबो ये, कौन करिबो ए ससुरा। सल्फोनामाइड में डिमनिश डिमिनिश कर देगा। क्या करेगा अभी, सल्फोनामाइड में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। नाउ मॉडिफाई थेरापी, MT मॉडिफाई थेरापी। नाउ उसके बाद सल्फोनामाइड हमारे लिए खत्म हो गया। उसके बाद 11वें नंबर पर आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन में डिमिनिश द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। नाउ टेट्रासाइक्लिन में डिमिनिश DIMINISH diminish the therapeutic effect of ampicillin। मॉडिफाई थेरापी हम नहीं चाहते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन डिमिनिश कर देगा एम्पिसिलिन के थेराप्यूटिक इफेक्ट को, तो हम इसे नहीं लेंगे। टाइफॉइड वैक्सीन नाम क्या करेगा, टाइफॉइड वैक्सीन। एम्पिसिलिन में डिमिनिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ टाइफॉइड वैक्सीन। इस क्षेत्र में एम्पिसिलिन करेगा। एम्पिसिलिन में डिमिनिश DIMINISH diminish the therapeutic effect इसका ऑफ टाइफॉइड वैक्सीन। टाइफॉइड वैक्सीन को एम्पिसिलिन बर्बाद कर देगा, तो हम इसे चेंज कर देंगे, मॉडिफाई थेरापी MT कर देंगे। विटामिन के एंटागोनिस्ट 13 नंबर पर आएगा। विटामिन के एंटागोनिस्ट। नाउ विटामिन के एंटागोनिस्ट क्या करेगा, एम्पिसिलिन में एनहांस द एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ विटामिन के एंटागोनिस्ट। एम्पिसिलिन क्या करेगा, में एनहांस वृद्धि कर देगा, में एनहांस द एंटीकोआगुलेंट, में एनहांस एंटीकोआगुलेंट, कोआगुलेंट माने जमाटा बांधिबा, एंटीकोआगुलेंट माने जमाटा बांधिबनी, में एनहांस द एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ विटामिन के एंटागोनिस्ट।
सो एम्पिसिलिन क्या करेगा, बढ़ा देगा, में एनहांस एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट, एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट को बढ़ा देगा। किसका एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट, विटामिन के एंटागोनिस्ट का जो एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट है उसे एम्पिसिलिन बढ़ा देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मॉनिटर थेरेपी, हम थेरेपी को मॉनिटर करेंगे। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग पार्ट को हम देखेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन को CI लिखो एंड वार्निंग को W लिखो। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस क्षेत्र में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, मुक्त मड़ेलाणी रे, मुक्त मड़ेलाणी, ठीक है, मुक्ति क्रिया से
सोळा मोटी मुकड़िया साल वर्तमान पुणी थरे पढ़ा चलो दीटा बाजिलानी राति दीटा बाजिलानी राति दीटा आप एडिटिंग करी एडिटिंग एते करिवार नहीं मते। हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एनाफाइलेक्सिस होगा, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस टू एम्पिसिलिन, अगर मान लीजिए एम्पिसिलिन के लिए यह हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है या फिर अदर जितने भी पेनिसिलिन के लिए यह हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन अगर ये हो रहा है तो एम्पिसिलिन आप बंद कर देना चाहिए। या तो एम्पिसिलिन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी हो या फिर एनी पेनिसिलिन के लिए हो या फिर एक फॉर्मुलेशन के अंदर मान लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म आ रहा है तो अदर देन एम्पिसिलिन अगर हो रहा है तो फिर भी एम्पिसिलिन को आपको स्टॉप कर देना चाहिए। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पेनिसिलिन इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये तो हो गया कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और एक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पेनिसिलिन इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन कॉज हो रहा है किसके माध्यम से? कॉज्ड बाय पेनिसिलिन इज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर ये कंट्राइंडिकेटेड है। नाउ रिस्क किसके लिए है? इंक्रीज्ड रिस्क। अगर हम रिस्क की बात करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफाइलेक्टेड रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफाइलेक्टेड रिएक्शन के लिए ये क्या होगा? ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर रैशेस आ रहा है, अगर फड़ी जाऊँची नेला पर, मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में अगर कोई चीज ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है, आपको बंद कर देना चाहिए। फंगल और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, अगर ये हो रहा है फंगल और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन इंक्लूडिंग क्लोस्ट्रिडियोइडेस, ये क्लोस्ट्रिडियोइडेस का मीनिंग जो है क्लोस्ट्रिडियम का मीनिंग भी वही है। क्लोस्ट्रिडियम हम पहले बोलते थे, अब इसे क्लोस्ट्रिडियोइडेस बोल रहे हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल एसोसिएटेड जितने भी डायरिया होगा, ठीक है, एसोसिएटेड डायरिया मतलब जिस डायरिया का कारण है क्लोस्ट्रिडियोइडेस डिफिसिल एंड स्यूडो मेम्ब्रानस कोलाइटिस, ठीक है। स्यूडो मेम्ब्रानस कोलाइटिस के क्षेत्र में ये मतलब ज्यादा खतरनाक है ना। हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन सतर्कता के साथ, यूज विथ कॉशन, यूज तो कर सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ। कहाँ पर? आस्थमाटिक पेशेंट में इसे आप बहुत सतर्कता के साथ यूज करना पड़ेगा। इन पेशेंट विथ इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन पेशेंट with infectious mononucleosis, ठीक है। इन पेशेंट विथ रेनल इम्पेयरमेंट, जिसका रेनल में खराबी हो,
नाउ जनरल कंसिडरेशन हमको क्या याद रखना है? जनरल कंसिडरेशन कुछ साधारण सी बात है, लेकिन भले ही वो साधारण है लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि ये साधारण है। तो IM के केस में हम क्या साधारण बात जानेंगे? इंजेक्ट डीप IM इनटू ए लार्ज मसल मास, जनरली आपके बॉटम रीजन। इंजेक्ट डीप IM मतलब पूरा अंदर तक घुसाओगे, इनटू ए लार्ज मसल मास, लार्ज मसल मास पूरा भितरे पूरे ही देवार अच्छी। तापर अगर डायरेक्ट IV बोलस मतलब एक ही बार में अगर पेलना चाहते हो तो उस केस में डायरेक्ट IV बोलस। तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्टर्ड ओवर 3 to 5 मिनट, एडमिनिस्टर ओवर 3 से लेकर के 5 मिनट 125 से लेकर के 500 mg एम्पिसिलिन के लिए, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता है, क्यों झूठ में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ओवर 10 से लेकर के 15 मिनट की अगर हम बात करेंगे 1 से लेकर के 2 ग्राम। अच्छा, मोर रैपिड अगर आप इन्फ्यूजन करोगे तो क्या होगा? सीजर होगा। मोर रैपिड इन्फ्यूजन में कॉज सीजर, ठीक है। IV infusion, rapid infusion may cause seizure. Adjust rate of infusion so that the total dose is administered before admixture stability expire. IV infusion, rapid infusion may cause seizure. Adjust rate of infusion so that the total dose is administered before admixture stability expire. Now oral की अगर हम बात करेंगे, ओरल रूट की अगर हम बात करेंगे तो एडमिनिस्टर्ड अराउंड द क्लॉक टू प्रमोट लेस वेरिएशन इन पीक एंड थ्रू ट्रॉफ सेरम लेवल, एडमिनिस्टर्ड ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। सो एम्पिसिलिन को जनरली बिफोर फूड खाया जाता है, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक मतलब बिफोर फूड विथ ए फुल ग्लास ऑफ वाटर, with a full glass of water, that is 30 minutes prior or 2 hours after meals to increase total absorption. Now इसे करा क्यों जाता है, कैसे करोगे? जनरली आप 30 मिनट पहले लोगे, खाने से पहले, ठीक है, 30 मिनट प्रायर आप लोगे, या फिर 2 आवर आफ्टर मील, खाने के बाद 2 घंटे, खाना खा लिया 2 घंटे बाद एम्पिसिलिन को ले सकते हो। कारण क्या है? टू इंक्रीज टोटल ऑब्जर्प्शन। हमने जो ड्रग खाया है वो हमारे शरीर में काम तो आना चाहिए ना। कब काम आएगा? जब ऑब्जर्प्शन होगा। ना इसमें हम मॉनिटरिंग के पैरामीटर में क्या क्या मॉनिटर करेंगे? मॉनिटरिंग पैरामीटर में हम क्या क्या चेक करेंगे? विथ प्रोलॉन्ग थेरेपी मॉनिटर रेनल, हेपेटिक, हेमाटोलॉजिक फंक्शन पीरियडिकली। अगर ज्यादा समय तक एम्पिसिलिन का ट्रीटमेंट चल रहा है विथ प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी, अगर ज्यादा समय तक एम्पिसिलिन का थेरेपी चल रहा है तो आपको क्या क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? रेनाल को मॉनिटर करोगे, किडनी को मॉनिटर करोगे, हेपाटिक लीवर को मॉनिटर करोगे, हेमाटोलॉजिक फंक्शन मतलब ब्लड रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हेमाटोलॉजिक फंक्शन पीरियोडिकली समय समय पर करना चाहिए। Observe sign and symptom of anaphylaxis during the first dose.
सेकंड जो हमको मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ऑफ एनाफाइलेक्सिस, कि कहीं एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ड्यूरिंग फास्ट डोज, ड्यूरिंग इट्स फास्ट डोज, ये जानना बहुत जरूरी है। असेस कल्चर एंड सेंसिटिविटी प्रायर टू स्टार्टिंग द थेरेपी, मतलब वो सिंपली ये बता रहा है कि एक तो इसका जो कल्चर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, एक तो एएसटी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे, दूसरा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे। इससे ये पता चलेगा कि एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड इससे ये भी पता चलेगा कि एंटीबायोटिक ये एम्पिसिलिन आपके लिए रेजिस्टेंस है या नहीं है। दूसरा, आपको जो भी इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। नाउ उसके बाद ऑब्टेन सीबीसी विथ डिफरेंशियल, आप सीबीसी रिपोर्ट भी मंगा लीजिए, ऑब्टेन सीबीसी विथ डिफरेंशियल, ठीक है। assess for sign and symptom of opportunistic infection, ठीक है। टेस्ट फॉर क्लोस्ट्रीडोइडेस डिफिसिल एसोसिएटेड डायरिया if पेशेंट डेवलप्स डायरिया। अगर इसका सिंपली मीनिंग है टेस्ट फॉर क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, जिसको अब बोला जाता है क्लोस्ट्रीडियोइडेस डिफिसिल एसोसिएटेड डायरिया, ठीक है। एसोसिएटेड डायरिया, जो भी इसके साथ जुड़ा है डायरिया, उसको आप क्या करोगे, थोड़ा देखोगे। इफ पेशेंट डेवलप डायरिया, जिस पेशेंट में डायरिया है, क्या वो डायरिया क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के साथ जुड़ा है या इसका कारण क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है। अगर है तो इसे मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिस्क बढ़ जाएगा इससे ना। अगर कुछ ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो अल्केम कंपनी का एक ब्रांड नेम आता है ब्रो आर्डिसेलिन। इसका जनरली क्या क्या फॉर्मुलेशन में आता है, कैप्सूल फॉर्मुलेशन में आता है। कैप्सूल में उसके पास आएगा कौन सा फॉर्मुलेशन, 250 mg कंपोज स्ट्रेंथ में आएगा और एक 500 mg स्ट्रेंथ में आएगा, दोनों में 10 कैप्सूल आएगा, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इंजेक्शन में 4 कैटेगरी आता है। एक तो 100 mg इंजेक्शन जो कि 1 ml में आएगा, उसके बाद 250 mg इंजेक्शन ये 2 ml में आएगा, उसके बाद 500 mg इंजेक्शन ये 5 ml में आएगा, उसके बाद 1000 mg इंजेक्शन ये आपके 5 ml में आएगा, और आपका एक चीज आएगा सिरप फॉर्म में भी ये आता है, 125 mg में आएगा, एंड क्वांटिटी कितना होगा, 30 ml होगा। ड्रॉप के फॉर्मुलेशन में अगर ये आ रहा है तो 100 mg आएगा, 10 ml में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए ब्रांड नेम। अब थोड़ा कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो एम्पिसिलिन किसके साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है, तो एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन के साथ भी आता है। तो यहाँ पर जो भी आएगा कैप्सूल फॉर्म में भी आ सकता है, एम्पिसिलिन 125 mg, क्लोक्सासिलिन 125 mg। उसी तरह से एम्पिसिलिन 250 mg, क्लोक्सासिलिन 250 mg। इंजेक्शन फॉर्म में अगर आएगा तो 5 ml में आएगा, एम्पिसिलिन 125 mg, क्लोक्सासिलिन 125 mg। उसी तरह से 5 ml में और एक आएगा, एम्पिसिलिन 250 mg, क्लोक्सासिलिन 250 mg, बोथ आर सेम, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है
और भी कंपोजिशन में आता है, जैसे कि एम्पिसिलिन आपका डाइक्लोक्सासिलिन के साथ भी आ सकता है। एम्पिसिलिन आपका सल्बेक्टम के साथ भी आ सकता है। एम्पिसिलिन आपका क्लोक्सासिलिन के साथ आएगा, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओके। और क्या क्या फॉर्मुलेशन, सल्बेक्टम तो हमने अभी अभी देखा है, और थोड़ा देख लेते हैं। और एक आता है एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन के साथ भी आएगा, लैक्टोबैसिलस के साथ भी आएगा। एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, लैक्टोबैसिलस, ये 3 मिल करके आएंगे। तो जनरली इतना मोटा मोटा। तो आज के हमारा जो स्टडी विथ मी में, आज के स्टडी विथ मी जो सीरीज है, हमने एम्पिसिलिन के बारे में डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। एंड जो भी मतलब वर्ड है, क्रिटिकल वर्ड जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड इसी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक। चलो ऐसा, अब अगर इसको थोड़ा कंप्रेस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, तो इसे थोड़ा अब पीसी में थोड़ा इसको क्या करेंगे, ये फाइल बड़ा हो गया तो इसको अब थोड़ा ताकू टिके चिप्पी देइकरी तापरे आमे हटू सोई पड़िया। आज के वीडियो के लिए इतना है भाई, लगभग 1 आवर 19 मिनट 3 सेकेंड। धन्यवाद।